अच्छा भाई, कल की क्लास में हमने अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी थी। उससे रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल तो नहीं निकलता अब हमारे पास? कोई ऐसी बात जो आपके नहीं समझ में आई हो तो वो सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कुछ हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताता चलूँ इस प्रोसेस के, जो मैंने आपसे कल भी कुछ शेयर किए थे इन बिटवीन। एक तो देखो, ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक चलता है, यानी कि हम बहुत कम मैन पावर को यूज करते हुए, बहुत कम वर्कर्स को यूज करते हुए टन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं बहुत आसानी से। सही है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये बहुत प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें प्रोवाइड करता है। 98% तक हमने प्योरिटी देखी थी जो हमें ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इस सल्फ्यूरिक एसिड से कुछ खास अमाउंट, ये जो हम प्रोसेस करते हैं इससे कुछ खास अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास जनरेट होती है, जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 45 किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से होती है। तो उसको हम करते क्या है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को एवापोरेट करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, ताकि हम जो है वो उसे प्लांट को प्रोवाइड कर सकें अपने। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? अब सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास दुनिया में पाया जाता है वो कुछ खास अलग अलग अंदाज में है। जैसे कि हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कमर्शियल होता है, जो हमने कल देखा था अपने पास। ये कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? 98% प्योर होता है। सही है। 98% इसके अंदर क्या पाया जाता है? H2SO4। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक प्योर होता है। उसमें क्या होता है? उसमें 100% पाया जाता है H2SO4। फिर हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो फ्यूमिंग होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? 80% H2SO4 और 20% SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये फ्यूमिंग होते हैं, जिसके फ्यूम्स बन रहे होते हैं। और फिर हमारे पास एक होता है जिसे हम कहते हैं डाइल्यूट। तो ये 65% H2SO4 पाया जाता है। बाकी बचा हुआ आपका 35% जो बचेगा वो 35% आपके पानी में खर्च हो जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? मैंने 4 तरह के सल्फ्यूरिक एसिड्स का हमारे जिक्र कर लिया है जो हमारे पास दुनिया में नॉर्मली पाए जाते हैं। आगे चलूं भाई? जी सर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कुछ केमिकल रिएक्शन। देखो, मैं कुछ बातों को बहुत बिल्कुल क्लियर करता चलूं आपके सामने। वो कुछ बातें ये हैं कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम समझते हैं कि यार सिर्फ थ्योरी का पार्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें रट्टे लगाने हैं। और भरपूर तरीके से जब हम रट्टे लगा लेंगे तो हमारा पेपर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और उसमें हमें कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें आपको बहुत खास अहमियत के साथ हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ता है, इसी तरह से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें रिएक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आपने उन रिएक्शंस को बहुत अहमियत देनी होती है और बहुत तरीके से आपने उसको पढ़ना होता है। अच्छा, अब हम बात करने चले हैं अपने पास रिएक्शंस ऑफ H2SO4 पे। रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर हम बात करने चले हैं अपने पास। सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास? सबसे पहला जो टाइप है रिएक्शंस के अंदर वो है H2SO4 एज डाई H2SO4 एज एन एसिड। अच्छा, हम इसे एसिड का तो नाम दे रहे हैं कि भाई H2SO4 एक एसिड है। तो कोई मुझे बताएगा कि इस एसिड का जब हम जिक्र करेंगे तो ये एसिड किस तरह का एसिड कहलाएगा?
एक होता है हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड, एक होता है डाईप्रोटिक और एक होता है ट्राईप्रोटिक और फिर हम उसे पॉलीप्रोटिक कहते हैं। तो ये कौन सा एसिड है? कोई बताएगा? मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। ये डाईप्रोटिक है क्योंकि इसमें डायप्रोटिक। से H पॉजिटिव दो जनरेट होते हैं। इसको डाईप्रोटिक के अलावा एक नाम और हम दे देते हैं, हम इसे कहते हैं डाई बेसिक एसिड का भी नाम हम देते हैं इसे। डायबेसिक एसिड कहने की वजह क्या है? क्योंकि ये दो H पॉजिटिव जनरेट कर सकते हैं और ये किस अंदाज में और किस तरह से दो H पॉजिटिव जनरेट करेगा, जरा मैं गौर फिक्र से आपको ये बात समझा दूं। मुझे 1 मिनट दो, मुझे लग रहा है ये फॉर्म को मैसेज करना पड़ेगा मुझे एक ग्रुप में। अच्छा, तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो ब्रेक डाउन होता है वो किस अंदाज से होता है भाई? ये था H2SO4, मतलब मैं इसकी न्यूट्रलाइजेशन दिखा रहा हूँ कि न्यूट्रलाइज किस अंदाज में होगा। सबसे पहले हमने जब इसे एक्वस मीडियम में डाला, यानी कि हमने इसे वाटर में डाला, तो ये टूटा H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में। सबसे पहले जब ये टूटा तो ये टूटा H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में ये टूट गया। फिर उसके बाद ये रिएक्शन कंटिन्यू हुआ और ये HSO4 नेगेटिव जो था ये टूटा, और ये टूटने के बाद इसने बनाया H पॉजिटिव और फिर SO4 नेगेटिव 2। तो अगर मैं ओवरऑल बात कर सकूं तो ओवरऑल क्या हुआ कि भाई ये H2SO4 था, ये जिस वक्त टूटा तो टूटने के बाद यानी कि एक्वस मीडियम में जब ये टूटा तो इसने बनाए 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2। बात यहां तक आपको समझ में आती है? यहां तक बात सबको समझ में आ गई कि किस तरह ब्रेक डाउन हुआ है? जी सर। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो H2SO4 और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक एसिड है एक बेस है, इन दोनों का अगर मैं आपस में जिक्र कर लूं तो ये दोनों आपस के जिक्र में कैसे टूटने के बाद कैसे तैयार होंगे, मैं हम इसको लिखते हैं। दो चाहिए होंगे ये दरकार हमें, क्योंकि 2 बनेगा वहां तक सल्फेट। तो ये बनेगा Na2SO4 और साथ साथ तैयार होगा हमारे पास H2O। आप देख रहे हैं ये 1 मोल लिया और ये 2 मोल्स लिए और हमारे पास दो चीजें बनी, एक सोडियम सल्फेट बनकर हमारे पास तैयार हुआ और साथ साथ वाटर। तो अगर इस रिएक्शन को हम तोड़ें, इस रिएक्शन को अगर हम तोड़ते हैं तो हमने क्या देखा भाई? H2SO4 था, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसके आयनाइजेशन को खोलकर दिखा रहा हूँ। हमने रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तो रिएक्शन के साथ मेरे पास क्या बना भाई? मेरे पास बना NaHSO4 और साथ साथ मेरे पास रिलीज हुआ आपके पास H2O। आप देख रहे हैं रिएक्शन में जो कंप्लीट एक रिएक्शन हमने रेड से लिखा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला था, उसने मिलने के फौरन बाद अपने पास जनरेट क्या किया? उसने जनरेट कर लिया अपने पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ साथ वाटर। अच्छा, इसी के बरक्स में अगर बताऊं तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट करेगा विद मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज जनरेटेड एज द सोडियम सल्फेट और साथ साथ हमारे पास निकल कर रिलीज हो जाएगा वाटर। ओवरऑल रिएक्शन क्या बना? मतलब हमने यहाँ दिखाया कि डायरेक्टली क्या चीज बन गई, डायरेक्टली क्या चीज बन गई, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं थी, वो बेसिकली दो स्टेप्स से गुजर कर चीज तैयार हुई थी। तो बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई?
अब आप नीचे लिखी हुई दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, अभी आपका आंसर वही आ जाएगा जो वहां था। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? जी सर। चलो आगे की जानिब चलते हैं। ये सेकंड वाला फिर से बताएगा। हमारे पास देखो क्या था भाई, हमारे पास था ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो बना था, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया, लिमिटेड अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड लिया हमने और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, साथ ही साथ ये वाटर जनरेट हो गया। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो कि पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, उसके अंदर H मौजूद है, वो सॉल्ट तो बना है लेकिन एक एसिडिक सॉल्ट बना है। देखो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज बनी है वो बेसिकली एक एसिडिक सॉल्ट है। और उसका एसिडिक नेचर कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एसिडिक नेचर ला रहा है, तो एक एसिडिक सॉल्ट बना है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए और बेस से रिएक्शन कराया तो हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना और वाटर हमारे पास रिलीज हो गया। ठीक है सर। सही है। तो अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट चीज की जानिब। ये कॉपी कर लिया रिएक्शन सबने? जी सर। जी सर। चलो आ जाओ। अब हम दूसरी इसके एसिडिक रिएक्शंस में बेसिकली आप इन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज कह दीजिए या आप इन्हें केमिकल रिएक्शंस कह दीजिए, दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी ही करार पाएंगी। आगे की जानिब बढ़ते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हम अमल में लाएंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो देखेंगे वो दो अंदाज में देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे विद मेटल्स। अच्छा, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन है ना, ये डिपेंड कर रही होती है कुछ फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं भाई? लाजिम सी बात है, जब आप किसी एसिड से रिएक्शन काम मिलाते हैं, रिएक्शन जब एसिड का हो रहा होता है तो रिएक्शन की कंसेंट्रेशन बहुत मैटर करती है। और जो एसिड हम इस्तेमाल करें उस एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटरेबल होती है। और अगर एसिड की कंसेंट्रेशन की बात करूं तो लाजमी सी बात है सामने से आने वाले सब्सटेंस की जो अवेलेबिलिटी है और सामने से आने वाले सब्सटेंस का जो नेचर है वो भी बहुत मैटर करता है। तो हम एक बात लिख के दिखा देंगे, the oxidation of metals by H2SO4 depends on some factors. नंबर 1 क्या निकल कर आएगा फैक्टर हमारे पास? कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। और नंबर 2 क्या निकल कर आएगा? नेचर ऑफ द मेटल। अब ये दोनों चीजें हम देखेंगे, फोकस करेंगे। हमारे पास रिएक्शन में आता है सबसे पहला रिएक्शन जिंक का। भाई जिंक को आपने रिएक्ट कराया है H2SO4 के साथ, और ये जो H2SO4 लिया है ये लिया है डाइल्यूट। और इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्शन कराया जिंक के साथ तो इसने बना लिया जिंक सल्फेट और साथ साथ रिलीज हो गई हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अगर इसके बरक्स मैं कॉपर के साथ रिएक्शन कराता हूं H2SO4 का जो कि डाइल्यूट है खासा, तो हम देखते हैं that there will be no reaction। कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हुआ? कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ?
सर एसिड की वजह से, क्योंकि जब हमने जिंक से करवाया तो एसिड डाइल्यूट था और कॉपर तो कंसंट्रेटेड के साथ ही रिएक्ट करेगा। और कोई जवाब किसी के पास? और कोई जवाब है किसी के पास? इतनी सारी कौम मौजूद है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास? देखो, हमने ऊपर एक चीज लिखी, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की जो कंसेंट्रेशन होगी वो नेचर ऑफ द मेटल, मेटल का एक नेचर भी होता है, मेटल का एक नेचर भी होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मुझे कोई सैलरी देता है, सही है, मुझे कोई सैलरी देता है ना जब, और वो मुझे विदाउट एनवेलप सैलरी देते हैं, तो मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मतलब मैं कोई मजदूर हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। एक रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, भाई आप इस लेवल पे आके बात करें तो फिर हम बात आपकी सुनेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। हम कहते हैं हम आप हमें सैलरी दे रहे हैं, आप हमें अदब से लिफाफे में रख के दीजिए, आप लेकर आइए लिफाफा, हम उस पर साइन कर देंगे, आपकी स्लिप पे आप लीजिए। अब आप हमारे हाथ में वो डेली वेजेस की तरह, मतलब आपने लाके दिए सर ये आपके पैसे ले लें, काउंट कर लें सर, ये नहीं। इसी तरह से हर, अगर इंसान की ख्वाहिशात है ना, मतलब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि आपकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं कि यार अगर मिसाल के तौर पे, अब इस चीज पे बड़ा आजकल लोगों के दरमियान जो है वो तजाद पाया जाता है। अब चूंकि हालात भी ऐसे बन चुके हैं, अब तो खैर नहीं, लेकिन इससे पहले के कुछ महीने पहले की मैं बात करूं तो तजाद लोगों में बड़ा पाया जाता था। लोग एक दूसरे को शादी ब्याह के और किसी भी जगह का, किसी भी महफिल का दावतनामा होता था, तो वो पहले के वक्तों में मुझे याद पड़ता है लोग घरों घर घूमते थे और जाकर लोगों के घरों में दावतनामा देकर आते थे। अब क्या होता है, व्हाट्सएप कर दिया जाता है कि भाई ये व्हाट्सएप पे भेजिए, हम कार्ड भेज रहे हैं, आप आ जाइएगा। बहुत सारे लोग शादियों में या दावतों में नहीं आते, सिर्फ इस वजह से दैट इट इज नॉट एथिकल। आपको एक दावतनामा देना है ना, तो आप घर पे आइए, अदब से आप कार्ड लेकर आइए, आप बैठिए, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो भी आपकी हम मेहमान नवाजी कर सके वो करेंगे, आप घर आइए। इज्जत का तकाजा ये है, एक रिक्वायरमेंट है उनकी कि यार आप हमारे पास आइए। ऐसे नहीं कि मतलब आपने व्हाट्सएप पे हमें एक मैसेज कर दिया सर ये इस दिन शादी, आप पहुंच जाइएगा उधर, इधर पहुंचना, ये लोकेशन भी भेज दी हमने आपको, ये नहीं। तो कुछ तकाजे होते हैं इंसानों के, इसी तरह कुछ एलिमेंट्स के तकाजे होते हैं। जिंक एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे एसिड के काम कर जाता है, जो कि डाइल्यूशन पे भी काम कर जाता है, लेकिन कॉपर, कॉपर को अपने ऊपर अटैक करने में, कॉपर को किसी एसिड, मतलब कॉपर की जाती लेवल में मैं बात करूं तो उसने एक सेल्फ बाउंड्री जनरेट की थी अपने के। कॉपर कहता है कि जब तक कंसेंट्रेशन का एक मयार ना हो तब तक एसिड मुझसे रिएक्ट नहीं कर सकता, तो उसको एक अच्छी खासी कंसेंट्रेशन दरकार है, वो डाइल्यूट सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं करता। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? सर कॉपर नहीं करता। कॉपर नहीं करता क्योंकि एसिड डाइल्यूट है ना, तो कॉपर इस वजह से उसके साथ रिएक्ट करता नहीं है, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बन नहीं पाती, जिसके बिना पे जो है वो रिएक्शन हो नहीं पाता। तो हमें उस रिएक्शन के लिए करना क्या पड़ता है, हमें जो है वो एसिड की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देना पड़ता है। आइए देख लेते हैं क्या क्या बनना है हमारे पास। सर कॉपर की इस खसूसियत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मतलब मैं समझा नहीं। सर कोई स्पेसिफिक टर्म है कि जो मेटल्स ये वाली खसूसियत रखते हो? नहीं, हम इसमें नेचर ऑफ मेटल का ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये नेचर है सब्सटेंस का, कि ये नॉर्मल कंसेंट्रेशन के ऊपर रिएक्ट नहीं करते, मतलब डाइल्यूशन के ऊपर ये रिएक्शन नहीं कर पाते, ये केमिकल अटैक को झेल सकते हैं अपने ऊपर ना। एक नॉर्मल केमिकल अटैक अगर इनके ऊपर किया जाए तो ये उस नॉर्मल केमिकल अटैक को अपने ऊपर झेल लेते हैं बआसानी। तो आप देख रहे हैं कॉपर को जैसे ही हमने रिएक्ट कराया विद अ कंसेंट्रेटेड एसिड, विद अ कंसेंट्रेटेड एसिड हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अब आपने रिएक्शन में देखा कि भैया कॉपर जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से मिला उसने बना लिया कॉपर सल्फेट, साथ साथ बना लिया उसने सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ साथ जनरेट कर लिया हमने पानी अपने पास। जिंक को, जिंक तो पहले भी रिएक्शन कर चुका था, लेकिन अब जब आपने कंसेंट्रेटेड के साथ कराया
तो आप देख रहे हैं कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट के दरमियान फर्क। कंसेंट्रेटेड के साथ जब आपने रिएक्ट कराया तो आपके पास जिंक सल्फेट तो बना, साथ साथ H2S गैस भी रिलीज हुई और साथ ही साथ आपके पास वाटर भी फॉर्म हो गया है। ये था रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन करना विद मेटल्स। अब हमारे पास है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। ऊपर से रब कर दूं थोड़ा सा? जी सर। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल्स का फिनोमेना इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पर जो है वो ये डिपेंडेंस नहीं आती कि भाई कंसेंट्रेटेड ना हो या डाइल्यूट ना हो, इस तरह की कोई यहाँ पे बात नहीं आ पाती, क्योंकि नॉन मेटल वैसी गरीब सब्सटेंसेस है और इन गरीब सब्सटेंसेस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी मिला, जो जैसा भी मिला, ये कहते हैं कि हम चलो रिएक्शन कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारा मामला बेहतर हो ही जाएगा। तो अब बात हमारे पास है बी पे, यानी कि विद नॉन मेटल्स। अच्छा देखो, दो चीजें हैं। जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो दो चीजें बनाता है। जब भी कोई नॉन मेटल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, मैं इसको ऐसे बताऊं आपको कि कोई नॉन मेटल सब्सटेंस है और ये मिला ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन में टूटना है सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये बनाएगा अपने पास दो चीजें, या तो ये बनाएगा ऑक्साइड्स या बनाएगा ये ऑक्सी एसिड्स। दो चीजें बनाएगा, ऑक्साइड्स या फिर ऑक्सी एसिड। ये दो तरह की चीजें हमारे पास जनरेट हो सकती हैं जब भी कोई नॉन मेटल किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलेगा, नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ मेजरली मिलेगा। अब एक सिस्टम समझ लेते हैं। ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन या फिर डायटोमिक ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन है, मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन एक रिएक्शन के अंदर है। चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड की ब्रेकिंग समझाने जा रहा हूं मैं, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो आएगी ना, वो एक रिएक्शन के अंदर ही होगी, वहां से ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड था जो मौजूद था हमारे पास कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, और हमने जब इसे कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आगे बढ़ाया तो हमारे पास जो चीज तैयार हुई वो बना एक ऑक्सीजन, वो बना सल्फर डाइऑक्साइड और वो बना साथ साथ पानी। तो ये एक जनरल ब्रेकअप है, सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक जनरल ब्रेकअप है विद द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अगर मैं खासा इसे समझा सकूं तो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन में एक जनरल ब्रेकअप आ गया। ये आप जरा कुछ नॉन मेटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन पे। कार्बन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, विच इज द कंसेंट्रेटेड, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली तीन चीजें। लाजिम है कि ये तीन ही चीजें बननी है, लाजिम है। मैंने बिल्कुल आंखें बंद करके प्लस में लगा दिया H2O, मैंने आंखें बंद करके लिख दिया SO2, और मैंने आंखें बंद करके, भाई कार्बन तो एसिड बनाएगा नहीं कोई, मामला बचे भी नहीं है इतने, तो कार्बन बना लेगा भाई कार्बन डाई ऑक्साइड। आपके पास नहीं, हमारे पास यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको। हम यहाँ पे यूज करेंगे दो सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारे पास बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड 2, और 2 पानी हमारे पास रिलीज हो जाएंगे। डबल कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरल हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक और देखते हैं रिएक्शन सिलिकॉन का। इसमें भी हम यूज करेंगे गैस SiO2 बनेगा, H2SO4 जो था कंसेंट्रेटेड फॉर्म में। रिएक्शन हुआ, तीन चीजें लाजिम हो गई, पहले बनेगा पानी, फिर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर वो सब्सटेंस था उसके साथ मिलाकर ऑक्सीजन, यानी कि SiO2। चूंकि डबल सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे, एक सल्फ्यूरिक एसिड से एक H2SO2 बन रहा था,
तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास 2 SO2 और 2 वाटर्स जनरेट हो जाएंगे। बात यहां तक समझ में आती है? सिलिकॉन ने सर बोलो। लेंगे। मैंने सुना नहीं था मेरा सवाल, माजूर बेटा, आवाज आई नहीं सही। सर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लेंगे। कंसंट्रेटेड लेंगे। सर ओके सर। तीसरा एक रिएक्शन बता रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट कर सर? दीजिए। सल्फर, हाँ बोलो। ये काफी हद तक उस जैसा ही है ना, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसमें भी हम इसी तरह का लगा रहे थे। एक हमने जनरल टाइप बना ली थी, एक जनरल ब्रेकिंग बना ली थी, उसी जनरल ब्रेकिंग के ऊपर हम काम कर रहे थे। बिल्कुल वैसा ही सीन है। तीसरा रिएक्शन सल्फर क्या बना लो भाई, क्या बनेगा? क्या बन रहा है रिएक्शन, कोई बताएगा? सर 3SO2 + 2H2O। सही है। आगे की जानिब चले। यस सर। मिटा दूं या रब कर दूं सारे रिएक्शंस? जी सर। जी सर। देखो, एसिड्स की एक क्वालिटी होती है। एसिड्स की एक क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप एसिड अपने हाथों पे गिरा दें तो आपका हाथ चंद लम्हात में खुश्क होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कभी आपके हाथ पर जो है वो पानी गिरा ही नहीं है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी वालदा घर में अगर फर्श को तेजाब से धो दे, किससे धो दे? तेजाब से धो दें। और मैं फर्श खासकर बात कर रहा हूँ वो फर्श, क्योंकि उसमें देखने में सामने ही रिएक्शन समझ में आ जाता है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो उसका इफेक्टिवनेस होती है। अगर सीमेंट वाला फर्श है, नॉर्मल जो सीमेंट वाला फर्श होता है, तो उसमें तो आपको देख के पता चल जाता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया पर वो तेजाब गिरा था वो पर्टिकुलर एरिया कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ सदियों से पानी नहीं पड़ा इस पर्टिकुलर जगह पे। ऐसी वो एक खास एरिया ऐसा लगने लगता है जहां से यहाँ पानी नहीं पड़ा जिंदगी में कभी। इतना खुश्क, इतना ड्राई हो जाता है। तो इस हाथ जलेगा नहीं? नहीं, हाथ तो बेटा लाजमी बात है जलेगा, हाथ तो जलेगा। मैंने तो एक मिसाल दी थी ना कि अगर आप एसिड को इस तरह से करते हैं, हाथ पर आ जाए आपके, तो बिल्कुल हाथ ड्राई हो जाएगा। और अगर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है अच्छा खासा, तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो ब्राउन होने लगेगी। और बहुत आसान से बताऊं तो अगर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है तो गलना शुरू हो जाएगी। कह रहे हैं H2SO4 एज सर डायल्यूट में नहीं होगा ऐसा? नहीं, डाइल्यूट में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी, आप बिल्कुल ये मेल्ट होके गिर रहा है, ये वाला सीन नहीं होगा। लेकिन आपका हाथ जो है वो खुश जरूर हो जाएगा। कह रहे हैं H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस फिनोमेना को कि एक सब्सटेंस खुश्क हो जाता है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं डिहाइड्रेशन का। क्या नाम देते हैं इसे? डिहाइड्रेशन का नाम हम दे देते हैं। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टच आने वाला है, जरा मजेदार सा, आइए देखते हैं।
क्या होगा? रिएक्शन में हमने इस्तेमाल किया है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या चीजें हमारे पास ऐसी होंगी जो जनरेट हो जाएंगी? हाँ भाई बताओ, क्या चीजें होंगी जो सेपरेट हो जाएंगी और क्या बन जाएगा? ये तो मेरे ख्याल में पढ़ लिए ना, अल्कोहल्स पढ़े नहीं पढ़े? वाटर बन जाएगा। सर वाटर अलग हो वाटर बन जाएगा जाएगा और और इथीन रह जाएगा। वाटर निकल गया, क्या बचा? CH2 बचा, सिंगल बॉन्ड इथीन। CH2 बचा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर डबल बॉन्ड हो जाएगा। वहां से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, पानी निकल गया। बेसिकली जो हमने इंसेंटर इस्तेमाल किया था, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है तुम लोगों का, ऐसी है? जी सर। चैप्टर 7 चल रहा है, तो चैप्टर 7 के इख्तिताम में बेंजीन आएगा। बेंजीन से बेंजीन के रिएक्शंस और बेंजीन में खासे हम रिएक्शंस जो पढ़ेंगे उन तमाम के अंदर हमारे पास इस्तेमाल ही सल्फ्यूरिक एसिड को किया जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से जो है वो बेचारा इस्तेमाल में आ जाता है और इसकी मदद से जो है वो हम बहुत सारे पर्पसेस में रिएक्शंस कर पाते हैं। खैर, दूसरे रिएक्शन की जानिब चलते हैं। यहाँ पे भी यही फिनोमेना है कि कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया है, क्या बन जाएगा? फारिग है। हाँ बता दो भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बन वाटर। जाएगा? एक चीज तो कॉमन हो गई, पानी निकल गया। दूसरा मुझे बता दो कार्बन क्या चीज मोनोऑक्साइड रह गई। रह क्या गया? बेचारा गरीब रह गया, कार्बन मोनो ऑक्साइड रह गई। और क्या चीज रिलीज हो गई? वाटर हमारे पास से रिलीज हो गया। कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या होगा? क्या क्या चीजें हैं सर निकल इसमें जाएंगी? एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सही एक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और तुम नोट वाटर खोल के बैठी हुई हो मॉलिक्यूल। ना? नहीं, प्रॉमिस। मैं सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम कर करके बता रही हूँ। ये चीज निकली बेटा पानी। चलो आप पानी लिख देते हैं, H2O। बचा ये है, तो एक ये चीज सेपरेट आउट हो जाएगी हमारे पास और एक ये चीज सेपरेट आउट हो जाएगी हमारे पास। तो दो चीजें बनी, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड और एक बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरी चीज बन गई पानी। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? ये काम कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हमारे पास ये काम कर रहा है। एक और चीज लिख लेते हैं हम अपने पास, C12H22O11। क्या होता है? ये किस चीज का फॉर्मूला है? C12H22O11। सर या तो शुगर का या ग्लूकोज का। ग्लूकोज तो C6 वाला होता है ना बेटा, ग्लूकोज तो हमारा C6 वाला होता है। तो ये शुगर है। शुगर को हम क्या कहते सर हैं? फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज। सरकोज किसे कहते हैं? सरकोज कहते हैं हम चीनी को। ये माल्टोज का फॉर्मूला भी है, ये लैक्टोज का फॉर्मूला भी है, और ये सरकोज का फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स हैं ये आइसोमेरिज्म है। क्या है ये कंपाउंड? सारे आइसोमेरिज्म्स हैं। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अजीज। ओलिगोसैकेराइड्स हैं सारे। सैकेराइड्स हैं। ये बिल्कुल आए बायो वाले निकल के एकदम से, और बिल्कुल बायो वालों ने अपने
तमाम दिमाग चलाते हुए हम चैप्टर नंबर 10 में इसके बारे में खासा पढ़ेंगे। अब जिस स्पीड से हम जा रहे हैं तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चैप्टर 10 मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, और हम इंशाल्लाह नज़ीर जब चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे होंगे 10 और 11 में, तो हम इन तमाम कंपाउंड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आइसोमेरिज्म, जो आप सब आइसोमेरिज्म को जानते हैं मेरे ख्याल में या नहीं जानते? जी सर जानते जी सर जानते तो हैं। जब आप जानते हैं तो आपको पता है कि सरकोस, माल्टोस और लैक्टोस का सबका फॉर्मूला यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास सैकराइड्स बेसिकली जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स में कंसिडर कर रहे होते हैं, ये वो हमारे पास निकल कर आएंगे। 12 कार्बन अलहदा होगा, बचा क्या? बचा है पानी। क्योंकि हमें एक चीज पता है, कुछ निकालो ना निकालो, सबसे पहले जिस बेसिस के ऊपर काम करके वो साहबजादी ने जवाब दिया कि सर मुझे तो ये सिर्फ पानी निकालना था, बाकी सारा तो खुद निकल के जा रहा है। तो हमें सिर्फ पानी सेपरेट करना है। जब हम डिहाइड्रेटिंग का रिएक्शन करेंगे तो वाटर सेपरेट करेंगे, बचेगा सिर्फ हमारे पास यहाँ कार्बन। तो वाटर ओवरऑल सेपरेट होगा कितने? 11 पानी सेपरेट होगा, बाकी 6 कार्बन, सॉरी 12 आपके पास कार्बन बच गए, क्योंकि C12H22O11 का मॉलिक्यूल ये हमारे पास मौजूद था। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। इसको कंप्लीट करो जल्दी से, फिर हम आगे की जानिब चलें। लिख लो इसको। रब कर दूं ऊपर से? जी सर। जी सर कर लें। अच्छा सही है सर लेस देन 1 मिनट रह गया है। अच्छा भाई चलो आ जाओ, मीटिंग ज्वाइन कर लो। ये तुमने अच्छी बात बता दी, फौरन से मीटिंग ज्वाइन कर लो।